नमस्कार मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं कवि सम्मेलनों के मंचों पर सबसे ज़्यादा पढ़े जाने वाले घनाक्षरी छंदों के प्रकार की, जिसे हास्य, श्रृंगार और वीर रस में सबसे ज़्यादा लिखा जाता है और कवि सम्मेलनों के मंचों पर श्रोताओं की भरपूर दाद भी ली जाती है। तो जो भी मित्र आज पहली बार हमारे इस चैनल पर आए हैं वे हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें, ताकि इसी प्रकार के तमाम वीडियो आप तक पहुँचते रहे। और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इस वीडियो को आप लाइक, कमेंट के साथ साथ जो भी ज़रूरतमंद है उन तक शेयर भी करते रहें, ताकि उन तक भी ये तमाम जानकारियाँ पहुंच सकें। तो आइए आज हम देखते हैं कि घनाक्षरी छंद कितने प्रकार के होते हैं। पिछले वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ कि घनाक्षरी छंद को लिखने का क्या विधान रहता है, उसे किस प्रकार से लिख सकते हैं और किस तरह से हम उसे पढ़ सकते हैं। तो वो वीडियो भी आप हमारे इस चैनल पर देख सकते हैं और इस डिस्क्रिप्शन में आपको उसकी लिंक भी मिल जाएगी, तो वहाँ से भी आप जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं, ताकि घनाक्षरी छंद लिखने के विधान की आपको पूरी जानकारी वहाँ से प्राप्त हो जाएगी। तो दोस्तों, जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि घनाक्षरी छंद हमारे पास में वार्णिक छंद होता है और इसमें 31, 32 या 33 वर्ण हो सकते हैं। तो आइए आज के वीडियो में हम देखते हैं घनाक्षरी छंदों के प्रकार, कि घनाक्षरी छंद कितने प्रकार के होते हैं और उन्हें हम किस तरह से लिख सकते हैं। मित्रों, कुल मिलाकर हमारे पास में 8 प्रकार के घनाक्षरी छंद होते हैं, जिसमें से 5 हमारे पास में मुख्य प्रकार होते हैं। तो ये 8 प्रकार हमारे पास में होते हैं: मनहरण घनाक्षरी, जनहरण घनाक्षरी, रूप घनाक्षरी, जलहरण घनाक्षरी, डमरू घनाक्षरी, कृपाण घनाक्षरी, विजया घनाक्षरी और देव घनाक्षरी। अब इसमें क्रमशः 31, 32 और 33 वर्ण होते हैं। ये किस प्रकार से होते हैं आज मैं आपको पूरे विस्तार से बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को कहीं पर भी आप स्किप ना करें, क्योंकि हो सकता है कि अगर आपने कहीं पर स्किप किया तो वो वाला सेक्शन आपका छूट जाएगा और आप थोड़े से कंफ्यूज हो जाएंगे कि भाई कौन सी घनाक्षरी में हम कितने वर्णों का प्रयोग करते हैं। तो इस वीडियो को आप कहीं पर भी स्किप ना करें। पहला प्रकार हमारे पास में मनहरण घनाक्षरी का होता है, जो विस्तार से हम पिछले वीडियो में चर्चा कर चुके हैं। फिर भी मैं आपको बता देता हूं कि इसमें हमारे पास में 31 वर्ण होते हैं और 16 और 15वें जो वर्ण रहते हैं, वर्ण संख्या रहती है, वहां पर हम यति का प्रयोग करते हैं। तो 16 और 15 मिलाकर 31 वर्ण होते हैं और 31 वर्ण का एक चरण हम लेते हैं। तो ये मनहरण घनाक्षरी हमारे पास में 31 वर्णों की होती है। दूसरी आती है हमारे पास में जनहरण घनाक्षरी। देखिए, नाम में आप कंफ्यूज ना हो, मनहरण, जनहरण और जलहरण, ये तीनों अलग अलग प्रकार हैं। मनहरण में हमारे पास में 31 वर्ण होते हैं, जनहरण में भी हमारे पास में 31 वर्ण होते हैं और इसमें भी 16 और 15 के ऊपर यति रहती है और 31 वर्ण का एक चरण होता है। पर मनहरण और जनहरण में अंतर जो है वो केवल इतना अंतर है कि मनहरण में हम इसे 16 और 15 के भाग में बांटकर लघु गुरु का कोई भी कॉम्बिनेशन लेकर लिख सकते हैं, परंतु जनहरण में ऐसा नहीं होता है। जनहरण में हमारे पास में जो प्रारंभिक 30 वर्ण होते हैं वे लघु मात्रा भार में होते हैं और अंतिम जो रहता है वो गुरु में रहता है। मनहरण में हमने देखा था कि इसका अंत गुरु से होता है, जनहरण में भी इसका अंत गुरु से होता है, पर मनहरण में जो पूरे इसके 31वें के पहले के जो 30 वर्ण रहते हैं उसे हम लघु गुरु किसी भी मात्रा भार में ले सकते हैं, परंतु जनहरण में हमें हमेशा 30 वर्ण जो रहते हैं उन्हें लघु मात्रा भार में लेना पड़ता है। तो ये एक हमारे पास में अंतर हो जाता है मनहरण और जनहरण का। अब अगला प्रकार हम देखते हैं जो कि आता है रूप घनाक्षरी का। मित्रों, 2 हमारे पास में घनाक्षरियाँ ऐसी होती है जहाँ पर उनके वर्णों का भार कह सकते हैं या वर्णों की संख्या हमारे पास में 31 होती है। अब हमारे पास में जो वर्ण आएंगे, जो घनाक्षरियाँ आएगी, 5 प्रकार की घनाक्षरियाँ ऐसी आएगी जिसमें हमारे पास में वर्णों की संख्या 32 होती है। तो अब हम देखते हैं कि 32 वर्णों के साथ में कौन कौन सी घनाक्षरियाँ होती है। सबसे पहला हमारे पास में प्रकार आता है रूप घनाक्षरी का। रूप घनाक्षरी में हमारे पास में 32 वर्ण होते हैं, जिसमें 16 के ऊपर यति रहती है और इसके अंत में गुरु और लघु रहता है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि अंत में गुरु और लघु लेना अनिवार्य है,
तो ही वह रूप घनाक्षरी कहलाएगी। अब उदाहरण के लिए गुरु और लघु के कौन कौन से उदाहरण हो सकते हैं? जैसे हम कह सकते हैं कि धाम, श्याम, राम, काम। तो यहाँ पर देखिए धाम, तो ध में आ की मात्रा लगी है, मतलब कि ये गुरु हो गया, और म के ऊपर कोई मात्रा नहीं है, इसलिए ये लघु हो गया। तो इस प्रकार के जो हमारे पास में शब्द रहते हैं जहाँ से हमें तुकांत मिलाकर उन्हें अंत करना पड़ता है, या आप इसके पहले भी तुकांत ले सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हम इन्हीं के ऊपर तुकांत लें, परंतु ये निश्चित है कि जहाँ पर भी रूप घनाक्षरी होगी वहाँ पर उसके प्रत्येक चरण का अंत गुरु और लघु से होगा। तो ये तीसरा प्रकार मैंने आपको बताया घनाक्षरी का। अब चौथा प्रकार हम देखते हैं जो कहलाता है हमारे पास में जलहरण घनाक्षरी। जलहरण घनाक्षरी में भी 32 वर्ण होते हैं, जहाँ पर 16 वर्णों के ऊपर हमारे पास में यति होती है, और इसका जो अंत रहता है, इसके प्रत्येक चरण का अंत हम लघु लघु से करते हैं। मतलब दो हमारे पास में लघु वर्ण, इसके अंतिम चरण की अंतिम दो शब्द लघु होना अनिवार्य है। जैसे हम कह सकते हैं कसम, धर्म, भरम, इस तरह के जो हमारे पास में शब्द आते हैं जहाँ पर अंतिम दो शब्द लघु हो, या सम, कम, विषम, तो ये भी हमारे पास में एक तरह से उदाहरण हो सकता है जलहरण घनाक्षरी का। अब अगली जो घनाक्षरी आती है वो बहुत ही अच्छी घनाक्षरी है, उसका नाम होता है डमरू घनाक्षरी। और इस डमरू घनाक्षरी की विशेषता ये रहती है कि इसमें इसके प्रत्येक वर्ण में कहीं पर भी किसी भी प्रकार का मात्रा का प्रयोग नहीं होता है। मतलब यह है कि इसमें 32 वर्ण रहेंगे, 4 चरण रहेंगे, और चारों चरण में जो भी हमारे पास में 32 वर्ण रहेंगे, 32 32 32 32, मतलब हो गए टोटल 128 वर्ण हो गए। 128 वर्ण में कहीं पर भी किसी भी प्रकार की कोई मात्रा नहीं लगने वाली है। जैसे हम कह सकते हैं कि अमर, अजर, अधर, तो पूरा जो घनाक्षरी चलेगा हमारे पास में वहाँ पर कहीं पर भी मात्रा नहीं लगेगी। तो ये हमारे पास में डमरू घनाक्षरी होती है। अगली घनाक्षरी हम देखते हैं कृपाण घनाक्षरी होती है। कृपाण घनाक्षरी में भी 32 हमारे पास में वर्ण होते हैं, जिसमें 16 और 16 के ऊपर हमारे पास में यति होती है। और इस छंद की सबसे महत्वपूर्ण बात और सबसे बड़ी विशेषता ये होती है कि अभी तक हम चरण के अंत में तुकांत लेते आए हैं, परंतु यहाँ पर जो 8 8 8 और 7 की मात्रा 8 8 8 और 7 पर जो यति लगती है, तो इसमें 8 8 8 पर भी हम तुकांत लेते हैं। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था, एक उदाहरण भी दिया था कि बेटियां हमारा कल देती शुभ कर्म फल। तो यहाँ पर देखिए मैंने 8 8 के ऊपर तुकांत लिए थे, है ना। तो कल और फल यहाँ पर हमारे पास में तुकांत आए। तो कृपाण घनाक्षरी में इस बात का ध्यान रखा जाता है कि 8 8 8 जहाँ जहाँ पर यति लेते हैं वहाँ पर हम इसके तुकांत मिला लेते हैं। इससे इस घनाक्षरी का प्रभाव और ज़्यादा बढ़ जाता है, और कवि सम्मेलनों के मंचों पर जब आप इसे सुनाएंगे तब श्रोताओं की आपको भरपूर दाद मिलती है। तो ये हमारे पास में कृपाण घनाक्षरी होती है। अगली घनाक्षरी हमारे पास में होती है विजया घनाक्षरी। विजया घनाक्षरी में भी 32 वर्ण होते हैं, और इसका जो नियम रहता है, इसका विधान यह रहता है कि इसके अंत में या तो 3 लघु रहेंगे या फिर 1 लघु और 2 गुरु रहेंगे। मतलब जैसे मैंने आपको बताया था धर्म, विषम, भरम, कसम, तो ये जो शब्द है यहाँ पर देखिए 3 हमारे पास में लघु आ रहे हैं। 3 लघु वर्ण जहाँ पर भी आएंगे चरण के अंत में, वह हमारे पास में विजया घनाक्षरी रहेगी, और उसमें हमारे पास में वर्णों की संख्या 32 रहेगी। या आप लघु या गुरु भी ले सकते हैं, जैसे सजा, मजा, रजा, इस प्रकार के शब्द भी आप ले सकते हैं। और अंत में हमारे पास में जो 8वां प्रकार होता है वह होता है देव घनाक्षरी। देव घनाक्षरी में हमारे पास में 33 वर्ण होते हैं, 33 वर्ण होते हैं। इसलिए
इसे हम देवघनाक्षरी कहते हैं। इसे इस तरह भी समझा जा सकता है कि जिस प्रकार हम कहते हैं कि सत्य सनातन धर्म में 33 कोटि देवी देवता होते हैं, तो जो 33 कोटि से ही यहाँ पर हमारे पास में इसका नाम बनकर आया है देवघनाक्षरी। इसका जो विधान रहता है वह यह है कि 16 और 17 के ऊपर यति रहती है और 33 शब्दों के साथ में, 33 वर्ण के साथ में इसका एक चरण पूर्ण होता है। और इसके जो चरण के अंत में लेते हैं, तो चरण के अंत में हम 3 लघु अक्षरों का प्रयोग करते हैं, 3 लघु वर्णों का हम प्रयोग करते हैं। तो ये देवघनाक्षरी होती है। तो दोस्तों, इस प्रकार से ये हमारे पास में 8 प्रकार की घनाक्षरी होती है। 8 प्रकार की घनाक्षरी लिखने का विधान मैंने आपको बताया। आपको यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे अन्य ज़रूरतमंदों तक भी शेयर करें, ताकि उन तक भी ये सारी जानकारी पहुंच सके। अगले वीडियो के साथ में मैं फिर आप सभी के बीच में उपस्थित रहूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।